हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, चलिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो 2 नंबर में, दैट मीन्स यहाँ 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन पैरामीशियम। क्लियर है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल याद रखिएगा, 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं पैरामीशियम में। करता क्या है ये बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, दैट मीन्स कंट्रोल बॉडी फ्लूइड ऑस्मो रेगुलेशन, कंट्रोल बॉडी फ्लूइड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन आप जानते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि साल्ट के बराबर पानी की मात्रा को बनाए रखना। दैट मीन्स कि जितना मिनरल्स बॉडी में प्रेजेंट है उतना वाटर, उसी कंसंट्रेशन में वाटर की मात्रा को बनाए रखना क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो यहाँ जो कंट्रैक्टाइल्स वैक्यूल होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन में सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक देखिए, चूंकि 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है कि एंटीरियर एंड पे पाया जाएगा और एक पोस्टीरियर एंड पे पाया जाएगा। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास्चुलेट करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, पास्चुलेट फास्टर देन एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, जो पोस्टीरियर होते हैं एंटीरियर की तुलना में वो फास्टर पास्चुलेट करते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है कि जो अधिकाधिक जल होते हैं वो पोस्टीरियर रीजन के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर being delivered into posterior region of साइटोफेरिंक्स। ठीक है, देखिए ये जो लाइन आपको मैंने लिखाया है कि पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की तुलना में अधिक पास्चुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक जल जो होते हैं वो पोस्टीरियर रीजन द्वारा क्या होते हैं, डिलीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों लाइन का जो क्वेश्चन है इसमें से हाफ हाफ करके दोनों क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन पैरामीशियम दे करके इसी लाइन को उल्टा पुल्टा करके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पोस्टीरियर ज़्यादा पास्चुलेट करेगा और इंटीरियर कम करेगा, क्योंकि पोस्टीरियर रीजन में पानी का ज़्यादा डिलीवर होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल समाप्त हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि पैरामीशियम में 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं और वह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है साइटोपाइग। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गएंगे। साइटोफाइग इज फाउंड इन, तो साइटोफाइग फाउंड इन पैरामीशियम। इट इज आल्सो कॉल्ड सेल एनस, इसको हम सेल एनस के नाम से जानते हैं या साइटोप्रॉक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल एनस या साइटोप्रॉक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पाया जाएगा? बॉडी के पोस्टेरियर इंड पे पाया जाएगा, प्रेजेंट इन पोस्टेरियर इंड। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे नाम स्पष्ट है कि सेल एनस, और एनस का काम क्या होता है? बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये भी वही काम करेगा, डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि साइटोफाइट फाउंड इन पैरामीशियम, इसी को आप सेल एनस या साइटोप्रोक्ट के नाम से भी जान रहे हैं। ये पोस्टेरियर एंड पे पाया जाएगा और बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो याद करिए शुरू में जो फूड मटेरियल था सबसे पहले कहाँ आ रहा है, ओरल ग्रुप में। एक खांच पाई जा रही थी, तो सबसे पहले ओरल ग्रुप में, ठीक है, ओरल ग्रुप के द्वारा फिर बताइए आप वेस्टिबुल में, ठीक है, उसके बाद बक्कल कैविटी में, ठीक है, उसके बाद साइटोफेरिंक्स में, ठीक है, साइटोफेरिंक्स में ना। तो ओरल ग्रुप, वेस्टिबुल, बक्कल कैविटी और साइटोफेरिंक्स में अगर हम बात करें कि यहाँ कैसा होता है, तो होलोजोइक टाइप का होता है, दैट मीन्स एनिमल टाइप। ठीक है, इस सब की चर्चा पहले की वीडियो में हो चुकी है। ठीक है, और ये फिल्टर फीडर होते हैं। ठीक है, फिल्टर फीडर होते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा करते हैं, सीलियरी फिल्टर फीडर, दैट मीन्स सीलिया प्रेजेंट होता है, उसी कारण ये क्या होते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम सीलियरी फिल्टर फीडर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो सीलियरी फिल्टर फीडर कौन है, सिलिएटा, दैट मीन्स पैरामीशियम। ठीक है, और एक लाइन आपको पहले बताया गया था कि पैरामीशियम बर्सेरिया में जो होते हैं आपके सिम्बायोटिक एल्गी यूक्लोरेला पाया जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या होते हैं, होलोफाइटिक कंडीशन के भी पाए जाते हैं, दैट मीन्स प्लांट लाइक न्यूट्रिशन देखने को भी मिलता है किसमें, पैरामीशियम बर्सेरिया में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी यूक्लोरेला। याद है, चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पैरामीशियम में डाइजेशन कैसा होता है। तो बस हमको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो डाइजेशन जो है वो क्या है, इंट्रासेलुलर होता है, दैट मीन्स सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर होता है। तो यहाँ सबसे पूछा जाएगा कि पैरामीशियम में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है कि एक्स्ट्रासेलुलर होता है, तो यहाँ कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। फिर आगे है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस आप जानते हैं कि वैक्यूल्स का प्रोटोप्लाज्म या इंडोप्लाज्म के चारों ओर घूमना, वो क्या कहलाता है, साइक्लोसिस। और साइक्लोसिस जो होता है वो डाइजेशन से एसोसिएट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है कि इन पैरामीशियम साइक्लोसिस एसोसिएटेड विथ, तो द इन पैरामीशियम साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ डाइजेशन। ठीक है, तो इन पैरामीशियम साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ डाइजेशन। ये लाइन याद रखिएगा कि साइक्लोसिस पैरामीशियम में किससे संबंध रखता है, डाइजेशन से संबंध रखता है। क्लियर है, चलिए लोकोमोशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लोकोमोशन आप जानते ही हैं किसके द्वारा, सिलियरी बीट्स, ठीक है, सिलियरी बीट्स के द्वारा लोकोमोशन देखने को मिलेगा। और सिलियरी बीट्स दो तरह के होते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, मतलब आगे की तरफ पीछे की तरफ, इस तरह से। ठीक है, तो सिलियरी बीट्स दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्विमिंग की बात करें कि पैरामीशियम में स्विमिंग की प्रक्रिया कैसी है,
तो सीलिया मूव्ड बाय जो फाइब्रिल पाए जाते हैं उसी के कंसंट्रेशन के अलोंग क्या होते हैं, सीलिया गति करते हैं, जिसके कारण पैरामीशियम स्विम करते हैं। तो कह सकते हैं सीलिया आर मूव्ड बाय द सीलिया आर मूव्ड बाय द contraction of peripheral fiber located within them, located within them। ठीक है, और इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो एटीपी के द्वारा, मतलब एटीपी के द्वारा एनर्जी आपके पेरिफेरल फाइबर को जाती है और वो सीलिया के मूवमेंट में सहायता करते हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, पैरामीशियम में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा होता है और किसके, बॉडी सरफेस से। ठीक है, याद रखिएगा बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा क्या होते हैं, रेस्पिरेशन की क्रिया पैरामीशियम में देखने को मिलती है। उसी के साथ अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट दैट मीन्स अमोनिया, ठीक है, आल्सो वेस्ट बाय बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीशन भी देखने को मिलेगा आपको, याद रखिएगा एक्सक्रीशन भी किसके द्वारा देखने को मिलेगा, बॉडी सरफेस एक्सक्रीशन, मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे वही बॉडी सरफेस के द्वारा, और रेस्पिरेशन भी किसके द्वारा होगा, बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। क्लियर है। चलिए बिहेवियर, अगर इसके हम बिहेवियर की बात करें तो जो भी अनसुटेबल बॉडी वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसके प्रति ये निगेटिव बिहेवियर को दर्शाती है, दैट मीन्स उनसे दूर भागने का कार्य करती है। ठीक है, तो कह सकते हैं व्हेन फेज्ड विथ ए फॉरेन बॉडी, व्हेन फेज्ड विथ फॉरेन बॉडी in water, it show avoiding reaction। तो अवॉइडिंग रिएक्शन कब दिखाई देगा, जब कोई फॉरेन बॉडी दैट मीन्स इनके सुटेबल नहीं होगा तो उसके प्रति क्या होंगे, ये अवॉइडिंग रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो अवॉइडिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा जब कोई ऐसा बॉडी जो कि इनके अनुकूल नहीं है तो उसके लिए वो क्या होंगे, अवॉइडिंग रिएक्शन, दैट मीन्स उनसे दूर भागने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये बिहेवियर है। तो बिहेवियर कैसा है, अवॉइडिंग रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। चलिए टेम्परेचर की बात करें कि किस टेम्परेचर में पैरामीशियम सबसे एडॉप्टिव नेचर के होते हैं, तो वो टेम्परेचर है 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो दिस टेम्परेचर और अबव दिस टेम्परेचर दे परफॉर्म अवॉइडिंग रिएक्शन। ठीक है, मतलब अगर इससे कम तापमान है या इससे ज़्यादा तापमान है तो ये अवॉइडिंग रिएक्शन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो मैंने आपको बताया 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। ठीक है, इसके बिलो या इसके एबव, बिलो ऑब्लिक एबव, ठीक है, दिस टेम्परेचर दे शो अवॉइडिंग रिएक्शन। ठीक है, इससे ज़्यादा इससे कम टेम्परेचर पे ये अवॉइडिंग रिएक्शन को दर्शाते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। लाइट, लाइट को हम फोटोटैक्सिस के नाम से भी जानेंगे, फोटोटैक्सिस, दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन पैरामीशियम। ठीक है, तो निगेटिव रिस्पांस दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग लाइट में, तो पैरामीशियम परफॉर्म निगेटिव रिस्पांस इन स्ट्रॉन्ग लाइट। ठीक है, अधिक लाइट में ये निगेटिव रिस्पांस दर्शाने का काम करते हैं, साथ ही साथ डार्कनेस में भी। ठीक है, एंड अल्ट्रावायलेट रेज, अगर लाइट से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है तब भी निगेटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा, दैट मीन्स वो लाइट से दूर भागेंगे। ठीक है, चलिए टच, अगर आप उनको छूते हैं, छूने की क्रिया को हम थाइगमोटैक्सिस के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, छूने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, थाइगमोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ लाइट, थाइगमोटैक्सिस मतलब टच, टच का इफेक्ट क्या होगा, तो टच के द्वारा आफ्टर टच अवॉइडिंग रिएक्शन गिवन। ठीक है, आफ्टर टच अवॉइडिंग रिएक्शन गिवन। ठीक है, टच के बाद भी क्या होंगे, अवॉइडिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा। केमिकल, किसी रसायन की अगर हम बात करें तो इसको हम कीमोटैक्सिस के नाम से जान रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ केमिकल। ठीक है, तो केमिकल के प्रभाव के लिए अगर हम जानें कि केमिकल का प्रभाव पैरामीशियम में क्या होता है, तो आपको बताएं कि ये जब अगर कोई एल्कलाइन मीडियम है, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम है तो दे मूव अवे फ्रॉम इट। ठीक है, मूव अवे फ्रॉम अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम से ये क्या होते हैं, दूर भागते हैं। दैट मीन्स यहाँ जो अगर केमिकल कोई अल्कलाइन मीडियम का है तो उसके द्वारा पैरामीशियम क्या होते हैं, दूर भागने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए वाटर करंट की बात करें। ठीक है, वाटर करंट को आप रियोटैक्सिस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, रियोटैक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स वाटर करंट। तो ये क्या होते हैं, स्विम अगेंस्ट वाटर करंट, मतलब पानी अगर ईस्ट की ओर जा रहा है तो ये वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो स्विम अगेंस्ट वाटर स्ट्रीम। ठीक है, ये वाटर स्ट्रीम के अगेंस्ट स्विम करते हैं, याद रखिएगा। ग्रेविटी, ग्रेविटी जानते हैं आप, ठीक है, जिसको हम जियोटैक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ये सब टर्म है, ये सब पूछे जाएंगे आपसे। तो जियोटैक्सिस क्या है, निगेटिव रिस्पांस टू ग्रेविटी, निगेटिव रिस्पांस टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के प्रति भी क्या होते हैं, निगेटिव रिस्पांस को दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद तब एक नए टॉपिक पे चलते हैं, पैरामीशियम में हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कॉमन इन पैरामीशियम, वेयर एज यूग्लिना आपने पीछे पढ़ा था, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पाया जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ कंजुगेशन। तो इन पैरामीशियम रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन। इतने को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इसकी चर्चा हमने कर दी है। रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, यहाँ रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है पैरामीशियम में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है। और जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन के द्वारा होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन आपने पीछे पढ़ा है, कई प्रकार के बाइनरी फिजन देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली पैरामीशियम में जो होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल बाइनरी फिजन आपके अमीबा में देखने को मिलते हैं और मल्टीपल बाइनरी फिजन भी अमीबा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, याद रखिएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर की बात करते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या है कि इस समय जब ट्रांसवर्स फिजन होने लगेगा तो पैरामीशियम फीडिंग स्टॉप कर देगा, तो दैट मीन्स स्टॉप फीडिंग, ठीक है। फीडिंग की प्रक्रिया क्या है, स्टॉप है, ठीक है। फीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद ओरल गिव, जो ओरल ग्रूव और बक्कल कैविटी एंड बक्कल कैविटी, ठीक है, डिसअपीयर, गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये सब कैरेक्टर हैं कि सबसे पहले क्या होगा, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, उसमें आपके क्या होंगे, फीडिंग की क्रिया क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद जो ओरल ग्रूव और बक्कल कैविटी पाई जा रही हैं वो डिसअपीयर, गायब हो जाएंगी, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगा, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस, याद रखिएगा माइक्रोन्यूक्लियस क्या होते हैं, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं, ठीक है। और मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड एमाइटोटिकली, ये बहुत कॉमन लाइन है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसवर्स फिजन, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस, वेयर एज मैक्रोन्यूक्लियस इज डिवाइड बाय एमाइटोटिक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, टू ओरल ग्रुप नाउ बिगिन टू फॉर्म, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होंगे दो नए ओरल ग्रुप बनना शुरू होंगे। तो टू ओरल ग्रुप now begin to form one anterior and one posterior मतलब एक पोस्टीरियर एंड पर और एक एंटेरियर एंड पर क्या होंगे, आपके ओरल ग्रुप दिखना शुरू होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब ओरल ग्रूव बने हैं तो क्या होंगे, बक्कल कैविटी भी दिखाई देंगे। तो टू बक्कल कैविटी आल्सो अपीयर, सबसे पहले गायब हुए थे, जैसे ही न्यूक्लियस बटे उसके बाद फिर से बनना शुरू हुए, ठीक है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म divided resulting to daughter paramecium form, ठीक है। पहले क्या हो रहे हैं, सबसे पहले स्टॉप फीडिंग हो रहा है, ग्रुप डिसअपीयर्स हो रहे हैं, माइक्रोन्यूक्लियस माइटोटिकली बट रहे हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एमाइटोटिकली बट रहे हैं। उसके बाद
टू ओरल ग्रुप बन रहे हैं, एक एंटीरियर एंड पर और एक पोस्टीरियर एंड पर। उसके बाद बक्कल कैविटी, जब ओरल ग्रुप बन रहे हैं तो बक्कल कैविटी बन रही है। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के दो आपके क्या करते हैं, पैरामीशियम का फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो एंटीरियर डॉटर होगा, याद रखिएगा, जो एंटीरियर डॉटर पैरामीशियम GHTR एंटीरियर पैरामीशियम को हम प्रोटर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, प्रोटर। ठीक है, मतलब कि ट्रांसवर्स फिजन के बाद जो दो भागों में बटे हैं, एक ऊपर वाले को प्रोटर और नीचे वाले को ओपिस्था। ठीक है, और पोस्टीरियर को पोस्टीरियर डॉटर इज नोन ओपिस्था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसी चीज को हम फिगर से बताने का आपको प्रयास करते हैं, जरा देखिएगा इधर आप। ठीक है, सबसे पहले सपोज दैट मैं पैरामीशियम बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये सपोज दैट पैरामीशियम है, मान लीजिए। ठीक है, अब पैरामीशियम में सबसे पहले क्या है, यहाँ जो ओरल ग्रुप पाए जा रहे हैं ये धीरे धीरे नष्ट होना, डीजनरेट होना शुरू हो रहे हैं। देख रहे हैं ये लाइनिंग जो आपको बताया गया है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ओरल ग्रुप एंड बक्कल कैविटी डिसअपीयर। तो ओरल ग्रुप क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ओरल ग्रुप डिसअपीयर। ठीक है, ओरल ग्रुप क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके माक्रोन्यूक्लियस पाए जा रहे हैं ये डिवाइड होते हैं एमाइटोटिकली। तो माक्रोन्यूक्लियस डिवाइड एमाइटोटिकली। ठीक है, एमाइटोटिकली ये क्या हुए, डिवाइड हुए, माक्रोन्यूक्लियस है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब माक्रोन्यूक्लियस बट गए हैं तो आपके फिर से क्या हो रहे हैं, ना, फिर से ओरल ग्रुप का बनना, फॉर्मेशन शुरू हुआ, एक एंटीरियर एंड पर और एक पोस्टीरियर एंड पर, एक एंटीरियर एंड पर और एक एंटीरियर एंड पर। तो कह सकते हैं ओरल ग्रुप फॉर्म, और कैसा है, ये न्यू है। ठीक है, ये एंटीरियर एंड पर और ये पोस्टीरियर एंड पर। ठीक है, देख लीजिए आप, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर एंड पर ओरल ग्रुप फॉर्म। ठीक है, और ये इसका माक्रोन्यूक्लियस है। क्लियर है, जो कि एमाइटोटिक द्वारा डिवाइड हुआ है। क्लियर है। चलिए, इसके साथ साथ अब जैसे ही क्या हो रहा है, माइक्रोन्यूक्लियस भी, इसमें जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हुआ है, और वो डिवाइड हुआ है किसके द्वारा, आपके माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला बटा है इसको हमने अभी आपको बताया कि इसको हमने नाम दिया है प्रोटर। इसको हमने नाम दिया प्रोटर, इसको हमने नाम दिया ओपिस्था। इसको हमने क्या नाम दिया है, ओपिस्था। एक ओरल ग्रुप यहाँ और एक ओरल ग्रुप यहाँ। ठीक है, एक माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ, एक माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ, एक माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ, एक माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ। इस तरह से दो डाटर न्यूक्लियाई का, दो डाटर सेल का निर्माण होता है, और एक ऊपर वाले को हम प्रोटर और नीचे वाले को ओपिस्था का नाम देते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर है। एक बार आप पढ़ेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, कुछ इसमें नया नहीं है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। चलिए, बात करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हमने नाम दिया कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन क्या है, सेक्सुअल फिनोमिनन है। ठीक है, और ये क्या है, टेम्परेरी यूनियन है।
टेम्परेरी यूनियन ऑफ सेम स्पीसीज, टेम्परेरी यूनियन ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, और क्या होगा, कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई, दैट मीन्स कि कॉन्जुगेशन में माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है। ठीक है, प्रोसेस की बात करें, यहाँ एक टर्म आएगा प्रो कॉन्जुगेट्स। प्रो कॉन्जुगेट्स का मतलब ऐसे पैरामीशियम जो कॉन्जुगेशन में भाग लेने वाले हैं, दैट मीन्स अभी दोनों आपस में मिले नहीं हैं, मिलने से पहले के जो पैरामीशियम है उसको हम कह रहे हैं प्रो कॉन्जुगेट्स। तो प्रोसेस की बात करें जरा, देखिए इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले क्या होंगे, टू इंडिविजुअल्स या प्री कॉन्जुगेंट्स come in contact ventrally। ठीक है, वेंट्रली क्या होते हैं, ये कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, कांटेक्ट में आने के बाद एंड यूनाइट बाय दियर ओरल ग्रूव, और अपने ओरल ग्रूव की सहायता से ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, वेंट्रली क्या होते हैं, दो प्रो कॉन्जुगेट्स आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद ओरल ग्रुप के द्वारा एक हो जाते हैं। ठीक है, इस समय क्या होंगे, जो फीडिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी, जैसे कि ट्रांसवर्स फिजन में होता तो स्टॉप फीडिंग, फीडिंग क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपने ट्रांसवर्स फिजन में पढ़ा उसी तरह से यहाँ भी क्या होंगे, आपके फीडिंग स्टॉप हो जाएगी, और क्या होंगे, बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी पाई जा रही है वो डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो बक्कल कैविटी डिसअपीयर, बक्कल कैविटी क्या है, डिसअपीयर हो गई। ठीक है, पेलिकल और इक्टोप्लाज्म डीजनरेट्स हो जाएंगे। ठीक है, पेलिकल जो सबसे बाहरी आवरण, महीन आवरण पाया जा रहा है, और इक्टोप्लाज्म, ठीक है, इक्टोप्लाज्म, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, दैट मीन्स गायब हो जाएंगे। साथ ही साथ और जब दोनों फार्म मतलब दोनों कॉन्जुगेट्स, प्रो कॉन्जुगेट्स आपस में जिस स्थान पे मिलेंगे तो एक कॉन्जुगेट्स ब्रिज बनेगा, और उस प्रक्रिया को ही हम कॉन्जुगेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक है, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पर एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है, और उस ब्रिज को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज इज फॉर्म्ड। अब इसको हम क्या कहेंगे, नाउ कॉल्ड कॉन्जुगेंट्स, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करेंगे कि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस टूट जाता है, माइक्रो न्यूक्लियस ब्रेक डाउन। ठीक है, आगे माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड बाय मियोसिस, माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड बाय मियोसिस and 4 haploid daughter micronuclei, 4 daughter
क्योंकि हमने पीछे आपको बताया था कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो कैसा है, डिप्लॉयड है। तो यहाँ मियोसिस की क्रिया हुई, तो मियोसिस क्रिया के द्वारा 4 डॉटर हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है, माइक्रोन्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को आप समझते रहिएगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें से जो 4 डॉटर हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई बने हैं, 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं, न्यूक्लियाई डीजनरेट, और जो एक बचा होता है रिमेनिंग 1 डिवाइड बाय माइटोसिस। मतलब पहले मियोसिस के द्वारा 4 बने, 4 में से 3 नष्ट हो गए और एक जो बचा है वो माइटोसिस के द्वारा, ठीक है, डिवाइड हुआ। और क्या किया, अब माइटोसिस हुआ है तो 2 सेल बनाएगा और सभी क्या होंगे, इक्वल साइज के होंगे, फॉर्मिंग 2। लेकिन यहाँ जो बन रहे हैं वो अनइक्वल बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 अनइक्वल प्रोन्यूक्लियाई, या इसी को गैमीट न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोन्यूक्लियाई या गैमीट न्यूक्लियाई। तो याद रखिएगा, प्रोन्यूक्लियाई या गैमीट न्यूक्लियाई किसके दौरान बन रहा है, पहले मियोसिस हुआ, मियोसिस के दौरान 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बने, 3 नष्ट हो गए और एक जो बचा हुआ था हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई, वही माइटोटिक के द्वारा या माइटोसिस के द्वारा डिवीजन हुआ है। डिवीजन के द्वारा 2 अनइक्वल माइक्रोन्यूक्लियस बनाए हुए हैं, जिसको हम प्रोन्यूक्लियाई या गैमीट न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो स्मॉलर होगा वो एक्टिव गैमीट होगा, एक्टिव गैमीट न्यूक्लियस। ठीक है, और जो बिगर साइज की होगी, बिगर पैसिव स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस। स्टेशनरी मतलब वो नॉन मोटाइल होंगे, स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस। दैट मीन्स एक मेल की तरह काम कर रहा है और एक फीमेल की तरह। ठीक है, तो इतना नोट करिए। आगे और पॉइंट्स हैं। अब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, पास आने के बाद निषेचन की क्रिया होगी। चलिए आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ कि जो स्मॉलर न्यूक्लियस बना था, जिसको हमने एक्टिव स्मॉलर न्यूक्लियस कहा था, उसको हम माइग्रेटरी न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। तो वह माइग्रेटरी, दैट मीन्स वही क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। तो एक कॉन्जुगेंट से, एक कॉन्जुगेंट्स मतलब 2 पैरामीशियम आपस में चिपके हुए हैं, तो प्रत्येक को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेंट्स। जब चिपके नहीं थे तो उसको हमने कहा था प्रो कॉन्जुगेंट्स। अब एक कॉन्जुगेंट्स से माइक्रो या माइग्रेटरी न्यूक्लियस क्या होगा, निकल करके प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा दूसरे के अंदर आएगा और उसके बिगर या पैसिव या स्टेशनरी गैमीट या न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो करके जाइगोट का निर्माण करेगा। ठीक है, और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। क्लियर है, तो कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। तो माइग्रेटरी न्यूक्लियस, माइग्रेटरी न्यूक्लियस यहाँ नया नहीं है, ये जो स्मॉलर न्यूक्लियस आप पीछे पढ़े हैं वही माइग्रेटरी न्यूक्लियस है। तो माइग्रेटरी न्यूक्लियस ऑफ 1 कॉन्जुगेट, ऑफ 1 कॉन्जुगेंट्स passes through प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज into other individual। ठीक है, and fuse its stationary न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके स्टेशनरी न्यूक्लियस से क्या होगा, फ्यूज करता है। ठीक है, फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, एंड फॉर्मिंग डिप्लॉयड
जाइगोट न्यूक्लियस। ठीक है, या इसी को हम सिनकैरियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सिनकैरियन में क्या होगा, कॉन्जुगेशन के दौरान जो न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं उसके द्वारा जो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन रहा है उसको हम सिनकैरियन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्या कहेगा। आगे जब कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, तो द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई from two different individual individuals forming a zygote nucleus, ठीक है, इज टर्म्ड एज, इस प्रक्रिया को हम एम्फीमिक्सिस के नाम से जानते हैं, टर्म्ड एज एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस कहाँ देखने को मिल रहा है, कॉन्जुगेशन के दौरान जब स्टेशनरी न्यूक्लियस और माइग्रेटरी न्यूक्लियस दोनों आपस में मिल रहे हैं तो सिनकैरियन का निर्माण हो रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, एम्फीमिक्सिस। क्लियर है? चलिए अब ये क्या होंगे, जो पेयरिंग पैरामीशियम मतलब जो आपस में जुड़े हुए थे, पेयरिंग पैरामीशियम सेपरेट, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एंड नाउ कॉल्ड जब मिले नहीं थे तो दोनों को हमने प्रो कॉन्जुगेट्स कहा था, मिलने के बाद कॉन्जुगेंट्स कहा था, और जब दोनों अलग हो जाएंगे तो उसको कहेंगे एक्जो कॉन्जुगेंट्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इन ईच एक्जो कॉन्जुगेंट्स zygote nucleus divide by mitosis थ्री टाइम्स, 3 दफा क्या होते हैं ये माइटोसिस की क्रिया द्वारा बढ़ते हैं। तो बताइए आप जरा सा दिमाग में बताइए कि अगर 3 बार माइटोसिस की क्रिया हुई तो कितने न्यूक्लियस का निर्माण होगा, दिमाग में सोचिए आप। ठीक है, बहुत सही, 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, और फॉर्म 8 न्यूक्लियाई का निर्माण होगा, जिसमें से 4 लार्ज टू बिकम macronucleus and other 4 become micronucleus। ठीक है, आगे जो 3 होंगे वो डिजेनरेट्स हो जाएंगे और एक क्या होगा, एक्टिव रूप से कार्य करेगा। तो कह सकते हैं 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिजेनरेट एंड डिसअपीयर, and remaining 1 micronuclei divide with binary fission, of exoconjugates।
ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या हुए, अब प्रत्येक इक्सो कॉन्जुगेंट्स में क्या हुए, 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और एक क्या है, माइक्रोन्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं। क्लियर है, मतलब अब यहाँ देखिए 4 माइक्रोन्यूक्लियाई थे, जब वो अलग हुए एक्सो कॉन्जुगेंट्स में, जब वो अलग होते हैं तो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई एक में और एक में क्या होते हैं, एक। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कह सकते हैं कि 10 फ्रॉम ईच एक्सो कॉन्जुगेंट्स टू डॉटर पैरामीशियम फॉर्म और ईच कंटेनिंग 2 मैक्रोन्यूक्लियाई, सॉरी मैक्रो, 2 मैक्रोन्यूक्लियाई एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, तो प्रत्येक पैरामीशियम के पास 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और एक माइक्रोन्यूक्लियाई पाए जाएंगे। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अभी तक जो डाटर पैरामीशियम बनाया उसमें 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और एक माइक्रोन्यूक्लियाई है। अब माइक्रोन्यूक्लियाई क्या होगा, फिर से डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जो डाटर पैरामीशियम है वो फिर से डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस एक में और जो ये माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होंगे, एक उसमें और एक इसमें हो जाएंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन के एंड तक जब एक्सो कॉन्जुगेंट्स डिवाइड हुआ तो 2 डाटर पैरामीशियम, उसके बाद प्रत्येक डाटर पैरामीशियम फिर से डाटर बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कॉन्जुगेंट्स के द्वारा 4 डाटर पैरामीशियम का निर्माण होता है और प्रत्येक में एक माइक्रोन्यूक्लियाई और एक मैक्रोन्यूक्लियाई पाए जाते हैं। पूरे कंडीशन को आप फिर से एक बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि द माइक्रोन्यूक्लियस अगेन डिवाइड with division of each daughter paramecium forming 2 individual और 2 इंडिविजुअल का निर्माण करता है, फॉर्मिंग 2 इंडिविजुअल ईच कंटेनिंग, वही पहले वाले कंडीशन कि एक, अब ईच कंटेनिंग 1 मैक्रोन्यूक्लियस एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, अब जो पैरामीशियम हमारा होता है कि पैरामीशियम कैसा है, हेट्रोकैरियोटिक होते हैं, दैट मीन्स एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार 10 ईच कॉन्जुगेंट प्रोड्यूस 4 daughter individuals, 4 daughter individual at the end of conjugation। चलिए, अगर हम बात करें कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कंजुगेशन के लिए, तो एक हेडिंग आप बना लीजिएगा, कंडीशन फॉर कंजुगेशन। कंडीशन फॉर कंजुगेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या कि ये फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है।
ठीक है, तो इट डज नॉट टेक प्लेस इन, कह सकते हैं इट डज नॉट अकर इन फेवरेबल कंडीशन। जबकि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो देखने को मिल रहा था वो कहाँ, फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिल रहा था, लेकिन ये फेवरेबल कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो दोनों कॉन्जुगेंट्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज में होंगे, तो कह सकते हैं कॉन्जुगेटिंग इंडिविजुअल यूजुअली स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, उसके बाद जो पेयरिंग कॉन्जुगेंट्स होंगे वो आइसोगैमस होंगे। ठीक है, द पेयरिंग कॉन्जुगेंट्स आर आइसोगैमस। आइसोगैमस जब दोनों में क्या हो, ये विभेदित करना मुश्किल हो कि कौन सा मेल और फीमेल है, तो इस तरह को हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस। ठीक है, और कॉन्जुगेशन नेवर टेक प्लेस एमंग member of pure line, among the member of प्योर लाइन, प्योर लाइन के मेंबर में कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। और कंजुगेशन की अगर बात करें तो कंजुगेशन जो हेल्प करता है, कंजुगेशन हेल्प पैरामीशियम कहाँ कहाँ, रिजुवेनेशन, ठीक है, उसके बाद हेरिडिटरी वेरिएशन, ठीक है, और न्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिजुवेनाइजेशन का मतलब है कि नए एनिमल्स का फॉर्मेशन करना, हेरिडेटरी वेरिएशन मतलब कि नए कैरेक्टर्स को उत्पन्न करना, और न्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है कंजुगेशन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक इसमें है ऑटोगैमी। ठीक है, ठीक है, अगली हेडिंग है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ कॉन्जुगेशन। ऑटोगैमी दैट मीन्स सेल्फ कॉन्जुगेशन। ठीक है, सेल्फ कॉन्जुगेशन का मतलब अब आप समझ ही रहे हैं कि अभी कॉन्जुगेशन के लिए दो इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ती थी ना। अब जब एक ही इंडिविजुअल्स के बीच न्यूक्लियस आपस में मिलकर के नए एनिमल्स का फॉर्मेशन करें या नए पैरामीशियम का निर्माण करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ कॉन्जुगेशन। W.F. डीलर एक साइंटिस्ट हैं, W.F. डीलर। ठीक है, इन्होंने बताया कि पैरामीशियम ऑरेलिया में जो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है, वो कॉन्जुगेशन के समान ही होता है, लेकिन इसमें दो इंडिविजुअल्स भाग नहीं लेते हैं। इज सेम एज कॉन्जुगेशन।
ठीक है। इसमें पैरामीशियम और एलिया में न्यूक्लियस में सेम कॉन्जुगेशन की तरह ही होता है, लेकिन दो इंडिविजुअल्स भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ क्या होता है, फाइंड इन या फाउंड इन सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, जब कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन सिंगल इंडिविजुअल्स के बीच में दिखाई दे तो उस घटना को क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। और इसकी खोज WF डीलर ने की थी। ठीक है, ऑटोगैमी ऑलवेज जो रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट होमोजाइगोसिटी। ये याद रखिएगा कि ऑटोगैमी का जो रिजल्ट होता है वो होमोजाइगोसिटी होता है। दैट मीन्स जाइगोट्स क्या होते हैं, एक समान बनते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। फिर आगे एक कंडीशन है साइटोगैमी। साइटोगैमी, ठीक है, जब क्या हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिले, सेक्सुअल प्रोसेस विदाउट न्यूक्लियर एक्सचेंज, विदाउट न्यूक्लियर एक्सचेंज, दैट मीन बिना न्यूक्लियस एक्सचेंज के सेक्सुअल प्रोसेस हो तो उसको हम कहेंगे साइटोगैमी। याद रखिएगा, ठीक है। अगली हेडिंग की बात करें तो कप्पा पार्टिकल, ये स्ट्रक्चर है जो कि पैरामीशियम के अंतर्गत पाया जाता है। इसका नाम बहुत ज़्यादा आता है, कप्पा पार्टिकल। ठीक है, तो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ होते हैं उन कंटेनिंग DNA कॉल्ड कप्पा पार्टिकल। तो DNA में जानते हैं आप क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की क्रिया पाई जाती है। तो इसमें जो DNA पाए जा रहे हैं वो पार्टिकल्स के रूप में पाए जा रहे हैं और उसको हम क्या कह रहे हैं, कप्पा पार्टिकल। तो कह सकते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज containing DNA called कप्पा पार्टिकल। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, कप्पा पार्टिकल्स। ये क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और टॉक्सिन कैसा है, किलर है, दैट मीन्स जहरीला है। ठीक है, और इस टॉक्सिन का नाम क्या है, पैरामीसिन। पैरामीसिन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पैरामीसिन जल में छोड़ दिए जाते हैं और जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी इनके सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है पैरामीसिन के कारण। ठीक है, और ये कप्पा पार्टिकल्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इनको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, कप्पा पार्टिकल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। इसी कारण इसको हम क्या कह रहे हैं, कप्पा पार्टिकल। इसके साथ साथ कुछ और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे नाम है पाई पार्टिकल। ठीक है, पाई पार्टिकल ये क्या है, म्यूटेंट फॉर्म ऑफ कप्पा पार्टिकल। म्यूटेंट फॉर्म ऑफ कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल का जो म्यूटेंट फॉर्म है उसको हम क्या कह रहे हैं, पाई पार्टिकल। याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ डू नॉट रिलीज एनी टॉक्सिक, और जब ये म्यूटेंट हो जाएगा तो कोई टॉक्सिक नहीं दिखाएगा। तो कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा पार्टिकल्स है जो कोई टॉक्सिक प्रेजेंट मतलब प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसका नाम क्या होगा, पाई पार्टिकल। तो डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिन। क्लियर है। उसके बाद है म्यू पार्टिकल।
म्यू पार्टिकल किलर एंड किलर नेट, दैट मीन्स किलर टाइप का होता है या किलर किलनेट, ठीक है, मारने का काम करता है। अगला टर्म है एक हेमीमिक्सिस, ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रोन्यूक्लियस को पहचानने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है हेमीमिक्सिस, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माक्रोन्यूक्लियस को पहचानने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेमीमिक्सिस, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये जो और एक प्रक्रिया और जानिएगा, जैसे हमने ऑटोगैमी और साइटोगैमी पढ़ा था, इसी तरह से एक प्रक्रिया और भी होती है इंडोमिक्सिस, ठीक है, इंडोमिक्सिस। ये भी क्या होते हैं, पैरामीशियम में पाए जाते हैं। बस इसको यहाँ जान लीजिए कि पैरामीशियम में इंडोमिक्सिस भी पाया जाता है। इस तरह से हमारा पैरामीशियम समाप्त हुआ, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एक एक लाइन आप अच्छे से पढ़िएगा, टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगी। इस लाइन को इतने विधिवत बनाया गया है कि आप एक एक लाइन को पढ़ेंगे, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। आप इसको आराम से पढ़िए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।